सबसे पहले तो बेटा आप सभी का वेलकम मेरे चैनल पर आने के लिए, और ख़ास तौर पे 11th के बच्चों अगर आप भी 10th तक रटते हुए आए हैं तो आज से आपको रटना बंद करना है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे किसी चीज़ को समझना और साथ में सीखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड एंड लर्न। इस वीडियो में हम एक ट्री की तरह यानी कि एक पेड़ की तरह ये समझेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स बनी कैसे और इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, आपने सब्जेक्ट ले लिया, 11th में आप लोग आ गए, लेकिन आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि आखिर इकोनॉमिक्स आपने ले तो ली है क्या ये भला। तो आज हम इसी को समझेंगे। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है बेटा, आपका फर्स्ट चैप्टर है ये, इकोनॉमिक्स के बारे में आज आप नॉलेज लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा? इकोनॉमिक्स के फादर से। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन बेटा? सबसे पहले बर्थ कब हुआ? बर्थ हुआ 1776 को। ठीक है, कौन थे फादर? बेटा फादर थे एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ फादर थे। 1776 को इसका बर्थ हुआ। बर्थ मतलब बेटा एक ईयर था जिस समय सबसे पहले किसी पर्सन ने इंट्रोड्यूस कराया कि आखिर इकोनॉमिक्स है क्या। तो उन्होंने क्या बोला बेटा? इकोनॉमिक्स को उन्होंने बोला बेटा वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखना बेटा, एक बुक थी उनकी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके जरिए उन्होंने बताने की कोशिश करी कि आखिर इकोनॉमिक्स है क्या। तो क्या कहा उन्होंने बेटा? ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डन टू अर्न मनी। हम कोई भी काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक क्रियाएं, पैसा कमाने के लिए कोई भी काम करते हैं उसका एक ही मोटिव होता है, वो होता है पैसा कमाना। तो बेटा याद रखना, वेल्थ मैंने अपने ट्री के अंदर उसको मनी से डिनोट किया है ताकि आप उसे इजीली समझ सके। आप ध्यान दीजिए बेटा, वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने ये बताया हर काम किया जाएगा पैसा कमाने के लिए। हम एग्री हुए कि हाँ, हमारे द्वारा हर काम, जो भी हम काम करते हैं उसका एक ही मोटिव होता है, वो होता है पैसा कमाना। लेकिन कोई भी चीज लाइफ के अंदर स्थिर नहीं रहती, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, हर चीज वेरिएबल है। आपको पता है आपके मोबाइल पहले किस टाइप के थे, धीरे धीरे उनमें कैसे कैसे चेंजेस आते जा रहे हैं। आप पुरानी चीज को छोड़कर नई चीजें अडॉप्ट करते जा रहे हो। सेम ऐसे ही बेटा इकोनॉमिक्स में फादर तो जरूर है बेटा, पिता तो पिता ही रहेगा, याद रखना। ठीक है, तो उन्होंने जो चीज हमें बताई वो उसके बाद मार्शल, याद रखना बेटा, एल्फ्रेड मार्शल वो इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने ये कहा एडम स्मिथ जी गलत हो आप। क्यों गलत हो भाई? मैंने तो सही कहा है, आप भी सही मानते हो कि सबका उद्देश्य एक ही होता है, सबका मोटिव एक ही होता है, हर काम हर कोई किस लिए करता है? पैसा कमाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ घर का काम करती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक फादर अपने बच्चे को पढ़ाता है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन क्या हाउसवाइफ पैसा कमाने के लिए काम करती है? क्या फादर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो क्या वो पेमेंट देता है या पेमेंट लेने के लालच में कर रहा है? तो पब्लिक को बताने के लिए, समझाने के लिए उनका ये वे था, हर काम पैसा कमाने के लिए नहीं होता। कब बोली ये बात? बेटा 1890, याद रखना। ठीक, तो बेटा लगभग 100 साल तक हम एग्री रहे, सही कहा जी, हम मानते रहे, चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। एल्फ्रेड मार्शल ने उन्हें गलत साबित किया। क्या किया? उन्होंने कहा हाउसवाइफ काम करती है, पैसा कमाना मोटिव नहीं होता, फादर बच्चे को पढ़ाता है, उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, तो फिर इकोनॉमिक्स है क्या? उन्होंने कहा कि देखिए भैया, इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स है वेलफेयर। याद रखना बेटा, उन्होंने एक नया नाम दे दिया, इकोनॉमिक्स है वेलफेयर। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। उनकी जो बुक थी, देखो कोई बुक का नाम वाम याद नहीं करना है आपको, सॉरी नाम तो याद करना है, कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक को पढ़ने लग जाओ। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि 1 मार्क्स में ज्यादातर ये आ जाता है बेटा कि इसके बारे में पूछ ले। आजकल तो आपके एग्जाम जो IELTS बेस पे रहे 1 मार्क्स के, इसलिए आपके लिए स्पीच जरूरी है, रटना नहीं है, समझना है। तो आज हम समझ रहे हैं बेटा 1890 1819 में क्या हुआ, एल्फ्रेड मार्शल ने ये क्लियर कर दिया कि वेलफेयर है। कैसे वेलफेयर? बच्चे को पढ़ाते हैं वेलफेयर के लिए, हाउसवाइफ घर का काम करती है बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो भैया
अब ये गलत है क्या? नहीं, ये फादर हैं, फादर ही रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि आपने कहा हर एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए होती है, नहीं, ऑल एक्टिविटी आर डन टू वेलफेयर बाय क्या बेटा? रिसोर्सिस टू गेट इनकम। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं उसका मोटिव जो होता है, उद्देश्य जो होता है, वो वेलफेयर करना होता है, और जिसके लिए उसकी जरूरत पड़ती है, वेलफेयर करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो मनी है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं मुझे माइक चाहिए, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं मुझे लाइट चाहिए, मुझे बोर्ड चाहिए, मुझे मार्कर चाहिए, कैसे आएगा? पैसे से। लेकिन अगर मेरी बातें आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आती हैं, इट मींस आपका वेलफेयर भी होगा और मैं मनी भी अर्न करूंगा। लेकिन यहां मेरा मोटिव बेटा मनी अर्न करना नहीं है, बहुत सालों से पैसा कमाते आ रहे हैं, अभी सिर्फ कहते हैं ना आपकी प्रसिद्धि समझ लो, या एक लाइफ का टाइम ऐसा आता है जब सोचता है इंसान कि नहीं भैया थोड़ा लोग जाने मुझे मेरे नाम से पहचाने, वही एक मेरी कोशिश है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। तो 1890 पे आ गए, एल्फ्रेड मार्शल पे आ गए। उन्होंने हमें बता दिया कि हाउसवाइफ और फादर के बारे में बताया, और ये क्लियर कर दिया कि मनी क्या है? मनी एक सोर्स है, उससे क्या होता है? वेलफेयर होता है। जब तक किसी इंसान का वेलफेयर नहीं होगा मनी नहीं आएगी। आप भी सब्सक्राइब तब तक नहीं करोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो याद रखना बेटा, सबसे पहले जन्म हो गया, यहां पहुंच गए, अभी तो हम बहुत दूर हैं, हम 2021 में जी रहे हैं, तो इसका मतलब आगे क्या चला सर? आगे क्या चला? आगे चला बेटा, ध्यान से समझिए, आगे आ गया बेटा 1932। इनको गलत साबित करने के लिए कौन आए? तो आए बेटा लियोनेल रॉबिन्स। तो बेटा लियोनेल रॉबिन जो थे, उन्होंने कहा सर आप भी गलत हो, आप भी गलत हो, साबित करो मैं गलत हूं। ये पूछा नहीं गया था, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। पब्लिक को तो बताना पड़ेगा ना। आखिर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें यह बताया गया कि हर काम वेलफेयर के लिए होता है, सही तो है। वो कहते हैं आप ये देखिए कि क्या ड्रिंक कौन सा? पानी वाला नहीं। लोग क्या करते हैं? दारू पीते हैं, वाइन पीते हैं, उसका प्रोडक्शन खुलेआम होता है, क्या उससे किसी का वेलफेयर हो रहा है? सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इस सब का प्रोडक्शन किया जाता है, धड़ल्ले से किया जाता है, गवर्नमेंट की निगरानी में किया जाता है, टैक्स भर के किया जाता है, तो इसका मतलब सब कुछ लीगल है। अगर ये लीगल है तो आप मुझे ये बताओ वेलफेयर कैसे है इकोनॉमिक्स? क्योंकि इनका भी प्रोडक्शन करके तो पैसा आ रहा है। तो एडम स्मिथ ही सही थे। तो उन्होंने बोला नहीं जी, एडम स्मिथ तो इसलिए गलत होगा क्योंकि वेलफेयर भी होता है। तो याद रखना, हमेशा कंट्राडिक्ट होगा, पैराडॉक्स होगा, अपवाद एक दूसरे के आएंगे, तो ही तो नई चीज रिसर्च होगी। तो 1932 में ये बात क्लियर हो गई कि ये दोनों थोड़े से मिस्टेक में हैं। क्या हुआ? 1932 में ये आए, इन्होंने फर्स्ट टाइम बेटा हमें किसी चीज के बारे में बताया। तो वो क्या था? वो था लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रीनियर्स। देखो एंटरप्रीनियर्स कौन होता है? जो मालिक होता है। पहले बेटा वैसे मनी वाले यानी कि एडम स्मिथ जी ने इन तीनों के बारे में बता दिया था, लेकिन याद रखना इसको इंक्लूड करके उन्होंने बोला कि जो इनको इकट्ठा करेगा, जो इनको कलेक्ट करेगा, वो भी हमारा रिसोर्स होगा। विदाउट इसके ये कैप्टन है, ठीक है ना, टीम का कैप्टन, यही इकट्ठा करता है इन सबको, यानी कि मालिक है। सिंपल लैंग्वेज में ऑनर यही है, आपका मालिक यही है। तो अब हम समझते हैं बेटा आखिर उन्होंने क्या बोला। तो तीसरा देखो बेटा, मैंने दूसरा बताया वेलफेयर तब होता है जब कोई किसी का सेटिस्फेक्शन ले लेता है। यानी कि अगर मैंने आपको सेटिस्फाई कर दिया तो चैनल सब्सक्राइब तो करेंगे ही आप। तो सेटिस्फेक्शन के बाद क्या होगा? सेटिस्फेक्शन के बाद उन्होंने ये बात क्लियर करी, सबसे पहला होता है स्केर रिसोर्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केर? स्केर मीन्स बेटा डिमांड मोर देन सप्लाई। जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो उसको स्केर कहा जाता है, ठीक है, स्केरसिटी की प्रॉब्लम। अब उसका इससे क्या रिलेशन? तो ध्यान से समझना बेटा। लेबर, मान लो मैं ही अभी मेरे को कहें कि भैया इसी टाइम के अंदर 10th की वीडियो भी डालो, आप नहीं जी आप 11th की डालो, कोई कहता है 12th की डालो, कोई कहता है
9th की डालो, वैसे मैं यही 4 क्लासेस की वीडियो डालता हूं, ठीक है। तो ये आपने आपसे बोला गया कि एक ही टाइम पर डालनी है आपको, तो पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। इट मींस लेबर, लेबर क्या है? सप्लाई, सप्लाई हो गया। और डिमांड क्या है? 4 जगह। लेबर कितनी है? ये तो नहीं है मैं हाथ काट के वहां रख दूं, मुंडी यहाँ आपके सामने कर दूं और दूसरे हाथ से वहां लिखता चले जाऊं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सप्लाई स्केयर है। फिर मैं बता दूं आपको स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब है एनी गुड्स, एनी सर्विस, एनीथिंग विच हैव मोर डिमांड बट शॉर्ट सप्लाई, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, मांग बहुत ज्यादा हो, लेकिन पूर्ति ना हो, सप्लाई ना हो, उसे स्केयर कहा जाता है। लेबर इज अ स्केयर रिसोर्सेज। क्लियर हो गया होगा? एक ही टाइम में चारों काम एक साथ नहीं हो सकते, एक ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब याद रखो बेटा, लैंड, आपके पास जमीन है, आप उसी के अंदर अपना घर बनाओ, उसी में कहो मैं खेती करूंगा, उसी के अंदर आप गोदाम बना लेंगे, और एक ही प्लेस होना चाहिए, ठीक है, एक ही जगह, एक ही एरिया होना चाहिए। क्या सारे काम एक ही लैंड पर हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मींस ये भी स्केयर है, ठीक है। और कैपिटल, पैसा, 10 रुपए आपकी जेब में, आप उसी से गोलगप्पे खा लो, उसी से आप आइसक्रीम ले लो, उसी से आप इकोनॉमिक्स की बुक भी खरीद लो, आती तो नहीं है वैसे, मार कर खरीद लो, कुछ भी जो 10 रुपए में आता कि सारी चीजें एक साथ एक ही टाइम में ले सकते हो, नॉट पॉसिबल। इट मींस कैपिटल ऑल्सो स्केयर, इसलिए ये भी क्या है? दुर्लभ है। हिंदी वाले भी याद रखें। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर मैंने क्या बताया? कैप्टन, कैप्टन ऑफ द टीम, यानी कि मालिक जो रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है। क्या हर किसी में रिस्क लेने की हिम्मत होती है? अगर ऐसा होता तो हर कोई मालिक होता, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, टीम का कैप्टन हर कोई हो गया तो टीम कैसे चलेगी? इसीलिए रिस्क लेने का हर किसी, सचिन तेंदुलकर जी जो कि एक महान क्रिकेटर रहे हैं, जब उन्हें कैप्टनशिप दी गई थी ना तो उनकी बैटिंग खराब हो गई थी, तो आप खुद सोचिए कितना बर्डन होता होगा। इसलिए हर किसी में रिस्क लेने की काबिलियत नहीं होती। तो आप उस चीज से एक चीज जज कीजिए कि ये भी स्केयर है। टीम में एक ही कैप्टन, मतलब ये भी स्केयर है। कुल मिलाकर हमने, देखो बेटा हिंदी वाले समझ लो, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी, उद्यमी मतलब साहसी, ठीक है, जो रिस्क लेता है। तो क्लियर कर दिया बेटा कि ऑल रिसोर्सेस आर स्केयर, तो सभी के सभी दुर्लभ हैं। तो इसका मतलब स्कैरसिटी का मतलब हुआ इनके बारे में डिस्कशन करना, ठीक है जी। स्केयर है, इससे क्या होगा? देखो बेटा याद रखना, स्केयर होने के साथ साथ अल्टरनेटिव यूजेस हैं इसके। अल्टरनेटिव कैसे? या तो आप इसमें यूज करोगे, या इसमें करोगे, इसमें यूज करोगे, या इसमें यूज करोगे, ऐसा ही तो है। सब में तो एक साथ आप यूज नहीं कर सकते। इट मींस उनका कहना क्या है? किसका? रॉबिन जी का। रॉबिन जी ने कहा कि आप पैसा कमा सकते हो, आप वेलफेयर भी कर सकते हो। कब? जब आप इनका अच्छे ढंग से यूटिलाइजेशन करोगे। किसका? रिसोर्सेस का। यानी कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस गेव यू आ वेलफेयर एंड ऑल्सो मनी, यानी कि वो आपको सेटिस्फेक्शन भी देगा और पैसा भी देगा। तो बात से सहमत हो गए होंगे आप लोग कि सबसे पहले इन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना होगा, इकट्ठा करके हम प्रोडक्शन करेंगे, समाज का ध्यान रखेंगे, वेलफेयर भी होगा और साथ ही साथ हम पैसा भी कमाएंगे। यानी कि पैसा भी कमाना है, वेलफेयर भी करना है, तो इसमें दोनों चीजें आ गई। या तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं या वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर किससे रहे हैं? इन रिसोर्सेज से। तो उन्होंने एक बात क्लियर कर दी बेटा, बेस्ट अल्टरनेटिव यूज जो करता है लाइफ में इन रिसोर्सेज का, वही वेलफेयर और पैसा दोनों ले जाता है। ठीक है, तो सब कुछ बात मान लीजिए। चलो इन सब ने बहुत अच्छा करा, लेकिन करंट में अगर हम बात बेटा करंट की करें तो करंट के अंदर जो डेफिनेशन दी जाती है उसमें एक और चीज इंक्लूड करी है जो मैंने बोर्ड पर लिख दी थी बेटा, ग्रोथ। तो सर पीटरसन, याद रखना ये बैट्समैन नहीं है किसी टीम के, ठीक है। सर पीटरसन ने हमें एक चीज क्लियर करके बताई थी कि इकोनॉमी के अंदर ये जो रिसोर्सेस है ना, ये ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, ये मानव द्वारा निर्मित है। ह्यूमन रिसोर्सेस जो हमने बनाए, ठीक है, हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती और उसको बोलते हैं बेटा नेचुरल रिसोर्सेस। याद रखना, नेचुरल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, नेचर ने हमें दिए हैं। हवा, पेट्रोल, डीजल,
कोयला, ठीक है, ये सब सूरज की रोशनी तक। और खास बात, ये तो स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर तो हैं, साथ ही साथ एक ना एक दिन स्पॉइल फिनिश हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये खास बात इन्हीं के अंदर है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस और इसमें डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस में क्या फर्क है। इन्होंने क्या बताने की कोशिश करी, वो कहता है भैया नेचुरल रिसोर्सेस ही चलाते हैं स्कैर रिसोर्सेस को, और स्कैर रिसोर्सेस से ही वेलफेयर होता है, वेलफेयर से ही मनी आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहला काम है क्या, रिसर्चेस ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि नए नए प्राकृतिक संसाधनों की खोज करो, एंड साथ साथ बेटा नई नई टेक्निक की ग्रोथ करो, बढ़ावा दो टेक्निक के ऊपर। यानी कि अगर आपके पास कोयला खत्म हो जाए तो आपने रिसर्च की है, उसकी जीती जागती मिसाल है सीएनजी, आपने करा है ऐसा, उसकी जीती जागती एलपीजी। आपने देखा एलपीजी का यूज गाड़ियों में किया जा रहा है, सीएनजी का यूज गाड़ियों में किया जा रहा है, तो पेट्रोल और डीजल का यूज कम हो पा रहा है, ठीक है, इसलिए उसे हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां देख रहे हैं मार्केट के अंदर आ चुकी है। तो बेटा ये सब किसकी देन है, ये पीटरसन जी ने जो बताया था ना, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, वो कैसे होगा, रिसर्च करेंगे, नई नई खोज करेंगे और उसी से रिसर्च की जाएगी। तो बेटा आपको मैं पेड़ बना के दिखा रहा हूं, जिसके लिए आपने पूरी वीडियो देखी है, और सभी का बहुत थैंक्स बेटा जिन्होंने पूरी वीडियो देखी। तो ध्यान दीजिए बेटा, बीज यानी कि बोया एडम स्मिथ जी ने, जो पहले पिछली बार दिखा दिया, ठीक है, एडम स्मिथ जी ने बीज बोया था, और बीज बोने के बाद हुआ क्या बेटा, उसके अंदर ऊपर कहते तना दे दिया, बेस जो निकला उसमें से, वो बेस निकाला किसने बेटा, मार्शल ने, ठीक है, मार्शल जी ने दे दिया। उसमें बेटा पौधे के अंदर पत्तियां, पेड़ जो बनाया वो किसने बनाया, वो बनाया स्कैरसिटी मतलब रॉबिन्स ने, ठीक है, आर ने। लेकिन उसके अंदर जो बेटा क्या लगा दिए, फल लगा दिए, वो किसने लगाए, वो लगाए बेटा हमारे पीटरसन जी ने। तो आप लोग देखो बेटा, पहले डेफिनेशन ये बनी कि पैसा कमाना मोटिव होता है, फिर ये हुआ नहीं वेलफेयर होता है, यानी कि सेटिस्फेक्शन देना होता है, फिर ये हुआ नहीं जी स्कैर रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो ये सब चीजें मिलती है, और लास्ट में ये बोला गया कि ग्रोथ ही इकोनॉमिक्स है। लेकिन फाइनल डेफिनेशन क्या बनी बेटा, हमारा रूल क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज है उनको इस ढंग से यूटिलाइज किया जाए कि सोसाइटी में कंज्यूमर को मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो, और साथ में होल इकोनॉमी का वेलफेयर हो। तो बेटा आपने इस वीडियो में देख लिया कि एक पेड़ की हेल्प से हमने हर चीज समझा दी है। इंट्रोडक्शन आपको अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो एक बार मैं पहले बनाई थी तो क्या हुआ कि इसके अंदर माइक लगाना भूल गया। जब मैं माइक ही लगाना भूल गया तो कंफ्यूज हो गया कि अब क्या करूं, क्या आपको वॉइस क्लियर दिखाऊं या ऐसे ही डाल दूं। फिर मैंने कहा नहीं, मेहनत करते हैं और एक बार वीडियो फिर दोबारा माइक लगा के बनाते हैं। तो बेटा मेरी मेहनत के लिए एक बार आप जरा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ये 11th क्लास की मेरी पहली वीडियो है, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हर ग्रुप की अलग अलग वीडियो, आपके भाई बहन रिश्तेदार अगर कोई भी है तो उनको इस वीडियो को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए बेटा मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।